नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज बात करेंगे बीजेपी का विनिंग प्लान, विपक्ष का क्या। यूपी में 80 सीटों पर जीत के बीजेपी एक एक सीट पर रणनीति तैयार कर रही है। सबसे ज्यादा फोकस मोदी और योगी का उन 16 सीटों पर है जो 2019 में हार गए थे। बीजेपी का फोकस उन सीटों पर भी है जो कम अंतर से हारे। बीजेपी ने हारी सीटों पर जो एक्शन प्लान तैयार किया है, उस विनिंग प्लान के तहत मोदी समेत 10 बड़े नेताओं का फोकस इन सीटों पर है। इसके अलावा बीजेपी का प्लान हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना तो है ही, साथ ही अब बीजेपी हर लोकसभा क्षेत्र में 1000 कार्यकर्ताओं की टोलियां भी उतारने वाली है। ये कार्यकर्ता टोलियां बनाकर घर घर जाएंगे और केंद्र राज्य सरकार की योजनाएं बताएंगे। ऐसी 16 सीटें जहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, ओबीसी और दलित बाहुल्य हैं। इन पर प्रचार के लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, एसपी सिंह बघेल समेत 10 बड़े नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया है। 2019 के चुनाव में भाजपा पूर्वांचल की 6 सीटों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव हारी थी। इनमें 2 सीटें ऐसी भी थीं जिन पर जीत हार का अंतर 30,000 से कम था, जबकि 6 सीटों पर 1 लाख वोटों से कम के अंतर पर हार जीत हुई थी। इन सीटों में गांधी परिवार का गढ़ रायबरेली, अखिलेश के प्रभाव वाली मैनपुरी और मुख्तार अंसारी के वर्चस्व वाली गाजीपुर सीट है। हारी हुई 16 सीटों पर जीत के लिए भाजपा करीब 1 साल से काम कर रही है। सीएम योगी इन 16 सीटों पर 1 साल में करीब 70 से अधिक दौरे कर चुके हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इन सीटों पर फोकस है। यही वजह है कि लोकसभा उपचुनाव में भले ही भाजपा को आजमगढ़ में जीत मिल गई, लेकिन चुनाव ऐलान से पहले पीएम ने आजमगढ़ में बड़ी रैली भी की। यहां से देश भर के लिए 34,000 करोड़ की योजनाएं शुरू की। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी जौनपुर में 1,000 करोड़ की योजनाओं का ऐलान किया था। भाजपा जिन सीटों पर हारी थी, उनमें 70% सीटें दलित और ओबीसी बाहुल्य हैं। इसे ध्यान में रखते हुए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 10 बड़े दलित ओबीसी वर्ग के नेताओं को शामिल भी किया गया है, जिसमें योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, असीम अरुण जैसे नेताओं को शामिल किया गया है। माना जाता है कि इन नेताओं का अपने वर्ग के वोटर्स पर प्रभाव है। यादवों को साधने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पिछले 6 महीने में 3 बार यूपी आ चुके हैं। वे लखनऊ में यादव कुंभ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भी शामिल हुए थे और दलित वोटर्स को साधने के लिए पूर्व आईपीएस असीम अरुण का नाम भी स्टार प्रचारकों में है। सवाल यह है कि इस बार विपक्ष के पास कौन सा फैक्टर होगा जिसके दम पर वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर विजय पताका फहराएगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनाते हैं। देखिए, जिस तरह से समूचा विपक्ष धराशायी है, हताश है, निराश है, नकारात्मकता का शिकार है, विपक्ष के पास न तो कुछ बताने के लिए है, न जनता के सामने कोई विजन रखने की बात है। सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक राजनीति विपक्ष द्वारा की जा रही है और जनता इसको भली भांति पहचान चुकी है। ये स्वार्थी लोगों का, भ्रमित लोगों का, जनता को धोखा देने वाले लोगों का गठबंधन बना हुआ है, जिसमें सभी भ्रष्टाचारी शामिल हैं, जो कल एक दूसरे को गालियां देते थे, आज एक दूसरे के भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए एक दूसरे की पीठ के पीछे खड़े हो रहे हैं। ऐसे में जनता जानती है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हैं जो देश की 140 करोड़ जनता के लिए, देशवासियों के लिए और इस देश के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मां भारती का यश कीर्ति कैसे आगे बढ़े, इसके लिए कार्य कर रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जीतेगी। तो बीजेपी तो इस समय इकट्ठा करने में माहिर है, टोली बना रही है और तमाम प्रकार के राजनीतिक जो कचरे हैं जिनमें जंग लग चुका है, जो नट बोल्ट, उसको भी इकट्ठा करने का काम कर रही है। जो सरकार 10 साल में अपनी योजनाएं नहीं बता पा रही है और लोगों को इंस्पायर नहीं कर पा रही है, वो टोलियां बना के क्या करेगी। कहीं कोई दमखम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने की टोली बना रही है। इंडिया गठबंधन की अगर आप बात करेंगे ना, तो इंडिया गठबंधन में जितने दल हैं एक बार उठा के देखेंगे तो ज्यादातर दलों में आपको सांसद, विधायक और सब मिल जाएंगे। और जो अली बाबा 40 चोर की जो टीम है एनडीए गठबंधन की, उसमें आपको 80% से ज्यादा ऐसे दल मिलेंगे जिनका जिला पंचायत सदस्य भी नहीं है। तो वो चलिए, तो बीजेपी कह रही है कि उनका जो विनिंग प्लान है, उनका जो फोकस है, ये तो समझ में आ रहा है।
पूरे इलेक्शन के लिए वो क्या चाहते हैं ये भी बहुत अच्छे से क्लियर है। अभी क्योंकि 80 सीटों की बात हो रही थी उत्तर प्रदेश की, तो उसी पर पूरा फोकस करते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आजाद शम्सी हमारे साथ जुड़े हैं। आजाद शम्सी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आरपी राजन जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी राजन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आरपी राजन जी आपसे, क्योंकि बीजेपी का जो विनिंग प्लान है, उन्हें क्या करना है, किन सीटों पर फोकस है और किस तरीके से उनके जो स्टार प्रचारक होंगे वो उस फैक्टर पे कैसे जा रहे हैं, जातिगत समीकरणों को कैसे मैनेज करना है, कैसे रैलियां हो रही हैं, उनकी जो लाइन है वो दिख रही है, वो क्लियर है। समाजवादी पार्टी का क्या फोकस्ड है? सिर्फ 80 सीटों पर अभी मैं बात करूंगी कि आपको क्या लगता है। ये तो नहीं पूछूंगी कितनी सीटें आएंगी, लेकिन ऐसी ही 70% जो अभी हम बात कर रहे थे कि दलित हैं, वो निश्चित तौर पर मुझे लगता है एक बड़ा इलाका, बड़ा समीकरण है। समाजवादी पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी उसके लिए? और आपके साथ गठबंधन में कांग्रेस भी है, क्योंकि देखिए राखी जी, से पहले तो आपके सवाल का जवाब, जो जात की बात आ गई, सवाल सत्ता से होता है कि अगर आप 10-10 साल लगातार सत्ता में हैं तो जनता के लिए आपने कुछ काम किया होगा। जो काम किया है तो काम बताइए, काम गिनवाइए, काम के नाम पर वोट मांगिए। लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, प्रणाली होती है। आप काम करते हैं तो काम को बताइए ना, आपने क्या काम किया है। अगर आपने काम किया है तो फिर आज आपको जाति समीकरण दूसरे राज्यों से ला करके, दूसरे राज्यों के नेताओं को ला करके जाति सम्मेलन कराना, दूसरे राज्य में लाना और उन सम्मेलनों की हवा ऐसे निकलना कि जिस जाति का सम्मेलन आप कराते हो उस वर्ग के लोग वहां नहीं है, दूसरे वर्गों को लोग भर करके, किराए पे भर करके गाड़ियों में ले जाते हो, उसकी तो हवा निकल गई। आपने बात की थी मोहन यादव जी की, यादव सम्मेलन किया गया, उसमें कितने लोग किस तरह से उज्जवल वायरल हुए, बाकायदा चैनलों पे चला, किस तरह के लोग दूसरे वर्ग के लोगों को ला करके गांव से महिलाओं को, माताओं बहनों को जबरदस्ती बिठा के गाड़ियों में लालच दे करके आप ले आए, वो दूसरे वर्ग के लोग थे। तो अगर काम किए हो, सत्ता में हो, 10 साल हो गए आपको, तो आप जो काम किया उसके काम पर वोट मांगिए। हम तो लगातार एक एक सीट पर जनता की आवाज, विपक्ष में रहकर सड़क से लेकर के सदन तक जनता की आवाज उठाने का काम हम कर रहे हैं राखी जी। हम कोई जाति की बात नहीं कर रहे हैं, हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। हम सामाजिक न्याय के तहत, पीडीए के तहत जनता के बीच में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो जुमलेबाजी की थी, जो जुमलेबाजी इन्होंने पिछले 2 बार की और जनता को गुमराह करने का काम किया, अब जनता उसमें आने वाली नहीं है। जनता खुद, जनता का भी पूरा फोकस इस बार राखी जी, जनता का पूरा फोकस इस बार भारतीय जनता पार्टी के झूठ और जुमले के खिलाफ है। जनता को, चूंकि वोट जनता को देना है। आपने कहा कि इनके 1000 कार्यकर्ताओं की टोलियां जाएंगी, वोट कार्यकर्ता नहीं देता है, वोट जनता देती है। तो जनता जान रही है कि किस तरह से चंदा डकारने वाले लोग चंदा डकार गए, तो इनकी जो 1000 की वो टोली बन रही है, इस बार वो टोली भी इंतजार कर रही है कि उनको भी पैसा चाहिए। कार्यकर्ता सोच रहा, क्योंकि राखी जी कार्यकर्ता को ही जनता के कोप का भाजन बनना है। पेपर लीक में छात्रों की जो नाराजगी है, उस जनता के बीच में जो कार्यकर्ता जाएंगे, कार्यकर्ता ही कोप का भाजन बनेंगे, तो चंदा डकार के निकल जाएंगे। हमारा क्या, हम तो झोला लेके आए थे, झोला उठा के चले जाएंगे, झोला उठा के जाने वाले लोग हैं। झोले में चंदा भर करके, लूट करके देश का पैसा ये जाने वाले लोग हैं। और आज आपको मैं कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से, स्वदेश के माध्यम से लाखों लोग देख रहे हैं। इनके जो अच्छे दिन की बात कही थी, अब ये इनके अच्छे दिन जाने वाले हैं। वास्तविक दिन, सच्चे दिन आने वाले हैं। इंडिया की सरकार बनने जा रही है। विपक्ष जो है एक एक सीट पर, एक एक बूथ पर बड़ी मजबूती के साथ हम 80 की 80 लोकसभा सीट पर सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ने का काम, सामाजिक न्याय के साथ हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा। 1-2 उदाहरण दे दूं आपको राखी जी। आप देखें अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था। संजीव बालियान जी के किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के बाद किस तरह से कार्यकर्ता आपस में लड़े, लाठी चल गई, मारपीट हुई। तो जो जनता जान रही है ना, जिस तरह से, अच्छा आप इतना सब कुछ कर लिए, बहुत बढ़िया, सब कुछ भी है, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा फोकस है, बड़ा काम है, तो भैया तोड़ फोड़ का है, फिर इनको भी पकड़ लाओ, उनको भी ले आओ। इनके गठबंधन में तो वो लोग हैं जो सभासद तक नहीं है, वो दल इनके पास हैं। हमारे पास जनता से जुड़े हुए लोग हैं राखी जी, और हम जनता से जुड़े हुए हैं। हम जनता के बीच जुड़ करके बराबर जनता से जुड़े और 80 की 80 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे।
ठीक है, चलिए देखिए अब 80 में से कितनी आएंगी ये तो जनता मुझे लगता है निर्णय देगी, उस पर तो मैंने इसलिए सवाल किया भी नहीं, और 80 में से कितनी होंगी ये जनता पर हम छोड़ देते हैं, जब नतीजे आएंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये आकलन करना भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि हम कौन सी सीटों को हारे थे या हम कहाँ कमजोर हैं, उस पर हमें कितना काम करने की जरूरत है। आज यदि इसे बीजेपी करती है तो विपक्ष का भी दायित्व है कि वो उस चीज पर मंथन करे। खैर, आजाद शम्सी जी, कुछ सीटें ऐसी हैं, हालांकि उन सीटों पर आप मंथन कर भी रहे हैं, लेकिन क्या वो जीत हासिल हो पाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष को ये लगता है कि आपकी टोलियों का कुछ नहीं होने वाला। आपका जो एक परसेप्शन बना है, जो वर्कआउट उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, हालांकि योगी आदित्यनाथ जी जब आए हैं उसके बाद बहुत सारी चीजों पर काम हुआ, लेकिन पर्टिकुलर जो जनता है ना, जनता से कनेक्शन करने वाली चीजें काम करती हैं, जो विपक्ष को जितना मैं सुन के समझ पाई हूं। तो ये बड़ा टास्क होगा कि उन सीटों को आप कितना गेन कर पाएंगे वहां से, और कितना जरूरी होगा। नमस्कार आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को। देखिए, बहुत सीधा सा फंडा है कि भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी का वो किला, चाहे रामपुर हो चाहे आजमगढ़ हो, आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि जो बहुत मजबूत किला कहा जाता था, तो इस पे समाजवादी पार्टी को घमंड था, अकड़ थी, गर्व होता था कि ये हमारा किला है। जैसे राहुल गांधी को था कि अमेठी हमारा किला है, सोनिया गांधी को था कि रायबरेली है, लेकिन राहुल गांधी हारे, सोनिया गांधी ने भी वॉकओवर दे दिया, वहां से चुनाव लड़ने से मना कर दी, क्योंकि उनकी समझ में आ गया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जमीन खसक चुकी है, बिल्कुल है ही नहीं। अब बात रह जाती है समाजवादी पार्टी की, तो आपने देखा कि बहुत बड़े दिग्गज नेता धर्मेंद्र यादव को कई बार के सांसद रहे, मंत्री रहे समाजवादी पार्टी में, परिवार के हैं, मुलायम सिंह यादव के परिवार के, अखिलेश यादव के भाई हैं, लेकिन आजमगढ़ में हमारे एक छोटे से कलाकार ने उनको किस तरीके से धूल चटाई, और आज वो जो है दोबारा से फिर एक बार लड़ने के लिए मैदान में। लेकिन वहां की जनता ने पूरा मन बना लिया है, क्योंकि आजमगढ़ में जितने दिन भी दिनेश लाल यादव निरहुआ जो सांसद रहे, तो वहां पर जो विकास का काम हुआ है, कहीं जनता को ये डर है कि कहीं अगर फिर से समाजवादी पार्टी का कोई सांसद यहाँ पर जीत कराएगा तो फिर वही माफियागिरी, फिर वही बदनामी, जिस नाम से आजमगढ़ को जाना जाता था, आतंकगढ़ के नाम से, तो कहीं फिर वही आजमगढ़ और आतंकगढ़ न कहलाने लगे। तो इसलिए वहां की जनता ने एक बार फिर से मन बनाया कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का कमल वहां पर खिलेगा, क्योंकि विपक्ष ने जो कीचड़ फैलाया है उसी पे भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाना चाह रही है। और जो प्रदेश की जो हारी हुई सीटें हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से फोकस है। और ये भी देखिए राखी जी, कहा जाता है कि अगर आप कोई चीज दिल से चाहें तो कुदरत भी उसको बनाने में, कुदरत भी उसको मिलाने में लग जाती है। तो यही हाल फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का है। अभी भाई साहब बता रहे थे कि पंचायत सदस्य नहीं है, अध्यक्ष नहीं है, ओम प्रकाश राजभर जिनका गठबंधन छोड़ के गए हमारे साथ आए हैं। बता दें भाई कि पार्षद हैं कहीं से कि नहीं है। बाकी उसके बाद ये पल्लवी पटेल जी ने इनका साथ छोड़ दिया, जयंत चौधरी ने इनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि इनके पास दोहरा चरित्र है, इनके पास कहना कुछ और है और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव करते कुछ और है। इन्होंने कभी अपने गठबंधन दल के नेताओं को उभरने नहीं दिया, कभी ताकत नहीं बनने दिया। चाहे ओम प्रकाश राजभर जी अगर रहे तो उनको गाजीपुर, बलिया, मऊ और आजमगढ़ के अलावा कभी इन्होंने पश्चिम का सहारनपुर, बुलंदशहर, फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, आगरा, मेरठ का दौरा तक नहीं करा। यही हाल फिलहाल जयंत चौधरी का भी किया। जयंत चौधरी जी को जब लगा कि उनके परिवार का कोई आदमी भारत रत्न से सम्मानित हो सकता है और 10 साल इंतजार करने के बाद भी वो लगातार राजनीति में हाशिए पर गिरते चले आ रहे थे, तो नेता जो होता है उसको कहीं ना कहीं से लगता है कि भाई हमको सत्ता में रहना है। और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की जो गारंटी है, तो उससे बिल्कुल नेताओं को ये पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी में रहकर ही उनकी सियासत चमक सकती है, दोबारा से जीत सकते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए आती राखी जी की, देश का चुनाव है, राष्ट्र का चुनाव, ये क्षेत्रीय पार्टियां जो 2-4 सीटें पहले भी जीती थी और इस बार हो सकता है कि पूरी तरीके से उनका सफाया हो जाए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की जनता ने पूरी तरीके से ठान रखा है कि कहीं से भी समाजवादी पार्टी को इस बार, शफीकुर रहमान वर्ग की सीट बहुत मजबूत हुआ करती थी तो भी चले गए, एस टी हसन को इन्होंने टिकट दिया नहीं, वो भी चले गए, पैसा लेकर मीरा जी को टिकट दिया। तो ये सारी चीजें जो है जनता समझ चुकी है, इनकी धोखे की राजनीति, इनकी दोगलेपन की राजनीति, इनका दोहरा चरित्र, इनका तुष्टीकरण। और सबसे बड़ी बात एक और पॉइंट वाली है कि जो इनका MY फैक्टर था, इनको क्यों खलबली हो रही? भाई मोहन यादव देश के बाहर के तो है नहीं। मोहन लाल यादव जी के बाद अगर डॉक्टर मोहन यादव जी की बात करें तो मुख्यमंत्री स्टार प्रचारक हमारे हैं, तो देश के बाहर की बात तो है नहीं। हम 3 बार लाए, 10 बार लाए, 20 बार लाए, हमारे नेता है, मुख्यमंत्री है और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट के मुख्यमंत्री है। तो अगर हम यादवों को इकट्ठा करने के लिए उनको अगर बुला रहे हैं तो ये अच्छी बात है ना। इनके सीधे पे सांप क्यों लौट रहा है? इनको इस वजह से सांप लौट रहा है क्योंकि इनका जो यादव जो इनका वोट था वो पूरी तरीके से खसक चुका है। और जो मुसलमान अल्पसंख्यक कहे जाते हैं, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं इन्होंने देखा कि जिस तरीके से
आजम खां के साथ किया, इरफान सोलंकी के साथ किया, तो उसी तरीके से ये सभी अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ दोहरे उसके धोखे की राजनीति करते, इसलिए पूरा मन बना लिया है, चाहे यादवों ने, चाहे मुसलमानों ने, चाहे दलितों ने, चाहे ओबीसी ने, सारे समाज ने एकजुट होकर ये मन बना लिया है कि जो देश में विकास की गति बनी हुई है उसको और आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में सरकार जो बनने जा रही है वो मोदी जी के बनने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने 2022 से इस पर काम करना शुरू किया था। इनकी तो नींद अब खुली है, इनको अभी प्रत्याशी पूरे घोषित भी नहीं कर पाई हैं। अभी इनके पास जो है तो कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है, इनके पास चुनावी एजेंडा नहीं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं, इनके पास रायबरेली या मैनपुरी या गाजीपुर, अभी हाल ही की मुझे लगता है ये तो घटना है, कुछ लग रहा है यहाँ से कुछ निकल पाएगा? क्योंकि अब समाजवादी पार्टी तो कह रही है हम 80 की 80 लेकर आएंगे, तो आप तो 16 सीटों पर उन पर फोकस कर रहे हैं जहां आपको हार मिली थी। देखिए, आप मीडिया में हैं और आप पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश पे निगाह रखती होंगी। मैं आपसे भी अगर एक सवाल करना चाहूं कि क्या समाजवादी पार्टी की कोई एक सीट उत्तर प्रदेश में ऐसी है कि जो बहुत मजबूत स्थिति में है, तो शायद आप भी नहीं बता पाएंगे। एक सीट में अगर अभी तीन सीटों की बात कर रही हूँ, मतलब अभी हम किसी को कम आंक लें आजाद शम्सी जी, ऐसा कैसे हो सकता है? आज हम यदि ये कह दें कि मैनपुरी सीट भी चली जाएगी तो क्या ये सही होगा? ये तो जनता का निर्णय है, इस पर मैं और आप परसेप्शन नहीं बना सकते। जनता को देखिए ना, जनता 2014 से किसके साथ है? जनता 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाती आ रही है कि समाजवादी पार्टी को जिता रही है। आप यही देख लीजिए जीत किसके हाथ में, चाहे संसदीय। और अभी आपने जो घटनाक्रम विधानसभा में देखा है, उसको देखने के बाद ये भाई साहब को तो पार्टी राजनीतिक नैतिकता ये कहती है कि समाजवादी पार्टी छोड़ देना चाहिए था। जिस तरीके से वहां जय श्री राम के नारे लगे विधानसभा में, इनके बड़े बड़े नेताओं ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ा और बाकायदा आरोप लगाकर जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी ने, जयंत चौधरी ने और आखिर में पल्लवी पटेल तक ने जो इनका साथ छोड़ दिया, तो अब इनको खुद समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। अखिलेश यादव की तो रातों की नींद उड़ गई है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि अकेला एक आदमी पार्टी चला रहा है। परिवारवाद का इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। आपने देखा होगा राखी जी की भारतीय जनता पार्टी टिकट भी अगर बांटती है तो बाकायदा उसको चैनल के माध्यम से दिखाया जाता है कि मीटिंग हुई, मीटिंग में पास हुआ। लेकिन आप समाजवादी पार्टी की कोई ऐसा एक फुटेज ला सकती है कि जिसमें पार्टी तय करती है कोई कोर कमेटी इनके यहाँ है? कुछ भी नहीं, सब कुछ अखिलेश यादव है। मुख्यमंत्री भी बनेंगे अखिलेश यादव, सांसद भी बनेंगे अखिलेश यादव। और इन्होंने हद तो तब कर दी जब आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही अपने ही कार्यकर्ताओं को चंद पैसे देकर इन्होंने फोटो लगवा लिया प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप। ऐसे नेताओं को जनता ने किस तरीके से स्वागत किया, किस तरीके से उनको जगह जगह बेइज्जती मिल रही है, उनकी समझ में आ रहा, चेहरे से उनके बिल्कुल साफ झलक है। ठीक है, चलिए आजाद शम्सी जी वापस आती हूँ। आरपी राजन जी, क्योंकि कुछ एक महत्वपूर्ण पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं ना, जैसे बीजेपी जिन 16 पे वर्कआउट की बात कर रही है, तो उनको ऐसा लग रहा है, उन्होंने भी कहा कि कोई एक सीट मैं ही बता दूं जहां पे समाजवादी पार्टी जीत रही होगी। तो देखिए, मैंने तो अभी 3 सीटों का एक उदाहरण यहां पर दिया। मैं कैसे कह दूं कि गाजीपुर भी भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी, मैं कैसे कह दूं कि मैनपुरी भी ले जाएगी, मैं कैसे कह दूं कि रायबरेली भी जाएगी, क्योंकि फिलहाल जो एक जो सिनेरियो परसेप्शन है उसको हम नहीं बना सकते हैं। वो तो जनता ही तय करेगी ना कि कैंडिडेट कैसा है। अखिलेश जी की वो लोकप्रियता अपनी, हो सकता है उनका अपना एक पॉपुलैरिटी हो सकता है वो उनके खाते में हमेशा जाती रहे जैसे गई है, लेकिन अभी ये कहना तो सही नहीं होगा। लेकिन आप जिस तरीके से ये 16 पे वर्कआउट कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी को मुझे लगता है कांग्रेस के साथ जो गठबंधन है, तो आपको तो बहुत ज्यादा वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है क्या यहाँ? क्योंकि जो लास्ट सीटों का जो हार जीत का भी अंतर हुआ, उसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। देखिए राखी जी, मैंने पहले कहा और मैं फिर कह रहा हूं, हमारा गठबंधन और समाजवादी पार्टी एक एक सीट पर, एक एक बूथ पर हमारा कार्यकर्ता मुस्तैदी से मजबूत है। रही बात, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कहा टोली बनाकर और हम इस तरह से काम कर रहे हैं, ये कोई नया तो नहीं है कि आज ये टोली बना करके काम कर रहे हैं। ये तो जब से भारतीय जनता पार्टी रही तब से संघ और भारतीय जनता पार्टी यही काम करते आ रहे हैं। तो ये जीते कितने चुनाव, 14 के बाद सरकार में आ गए, 14 के बाद कितने साल ये देश से बाहर, सत्ता से बाहर रहे और इनकी पार्टी नहीं खड़ी हो पाई। 70 साल चिल्लाते तो रहते हैं। तो जनता 2 बार इन्होंने जिस तरह से झूठे जुमले दे करके, झूठे वादे करके जनता गुमराह करने का काम किया, और उसके बाद ये दोगले लोग, किसानों के हत्यारे लोग, माँ बहनों को निर्वस्त्र करने वाले लोग, मणिपुर में लोगों ने देखा इनकी सरकार में देश का प्रधानमंत्री घड़ियालू आंसू बहाता, एक शब्द नहीं निकलता। देश के प्रधानमंत्री के पास
अभिनेत्रियों के से मिलने का समय है, अभिनेताओं से मिलने का समय है, लेकिन लोकतंत्र में जिन महिलाओं का चीरहरण हो जाता है, पीड़ित किसानों के पास मिलने का समय नहीं। राखी वर्मा जी, क्या वो भूल गया क्या किसान आज देश का, जो 1 साल तक किसान माननीय प्रधानमंत्री की दहलीज पर, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के आवास से मात्र 2 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर दूर पर प्रधान बैठा रहा किसान पूरे 1 साल तक, और इस सरकार ने उसके ऊपर लाठी चलाया, आंसू गैस के गोले छोड़े। आरपी राजन जी, क्या ये तमाम बातें जनता तक, एक एक घर तक पहुंचाने के लिए, मुझे लगता है जनता अपने आप में समझदार है, लेकिन कभी कभी हमें काम भी करना होता है। जिस तरह से आपकी बातों से वो एक प्रभाव दिख रहा है, क्या वो जनता तक है समाजवादी पार्टी की? बोला ये तो टोली बनाकर जा रहे हैं, ये तो हजारों की तादाद में तैनात कर रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का कोई ऐसा प्लान है? क्योंकि जब तक जाएंगे नहीं तब तक कैसे अपनी बात को पहुंचाएंगे? देखिए, वो हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, हमारी रणनीति का हिस्सा, और हम अपनी रणनीति के तहत हम पर बूथ, हमारे हर बूथ पर यूथ तैनात है, हमारा हर बूथ पर समाजवादी यूथ तैनात है, और हम काम करने का काम बूथ पर कर रहे हैं। क्योंकि इनके पास भैया संसाधन असीमित हैं, सत्ता में हैं, चंदा की चोरी करने वाले लोग हैं, चंदा की चोरी चंदा चोरी करके बेईमानी से, छल से, दम्भ से, प्रपंच से, आपने देखा किस तरह से उपचुनाव में इन्होंने किया था, लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया। वो डिप्टी एसपी जो आई कार्ड तक का लेकर के इस लोकतंत्र में, उसको तो लोकतंत्र में आप बताइए कि कोई डिप्टी एसपी, कोई पुलिस का पदाधिकारी किसी का आई कार्ड लेकर के जो ईपी के इलेक्शन आईडेंटिटी कार्ड भाग सकता है क्या? क्या हुआ उसके बाद? क्या किया चुनाव आयोग ने, क्या किया इस सरकार ने उनके ऊपर कार्रवाई? वो लोगों के आई कार्ड लेकर के भाग गया, पूरा बाकायदा विजुअल। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जीतने का काम करती है, चंडीगढ़ में क्या किया आपने देखा क्या? इसी तरह लखीमपुर में पंचायत के चुनाव में इन्होंने ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी का, महिला का, सुनीता यादव का, इन्होंने क्या किया था? चीर हरण कर लिया था, निर्वस्त्र कर दिया था महिला को। वो कौन लोग थे? भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे, भाजपा के वो गुंडे थे, वो माफिया थे। उनके घर पर आज तक बुलडोजर चला क्या? नहीं चला। तो सरकार में जब माफिया बैठे हुए, सरकार का मुखिया जब माफिया हो, सरकार के मुखिया के ऊपर सैकड़ों मुकदमे रहे और उसने अपने मुकदमे वापस हो, ये सरकार तो अपने मुकदमे वापस लेके पाक साफ बनने वाले लोग हैं, इनके पास वॉशिंग मशीन। लेकिन ये सारी चीजें जनता जान रही है। सामाजिक न्याय की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जनता के बीच में पर हम एक एक बूथ पे हमारा एक एक यूथ जा रहा है। हम बड़ी मजबूती के साथ एक एक सीट पर, क्योंकि आपने देखा पिछला चुनाव 22 का चुनाव तो किस तरह से प्रति बूथ सिर्फ 3 वोट हमको किस तरह बेईमानी से हराने का काम किया गया। लेकिन इस बार हमारा एक एक कार्यकर्ता बड़ी मुस्तैदी के साथ, हमने कितने हलफनामे माननीय चुनाव आयोग को दिए, उस पर क्या हुआ? नहीं कोई कार्रवाई की। तो जो आज नहीं सुनने वाले, लेकिन जनता जाने, इस बार जनता ऐसा सुपड़ा साफ करेगी, ऐसा सुपड़ा साफ करेगी कि इनका पता ही नहीं चलेगा। ये चंदा चोर, ये महिलाओं को निर्वस्त्र करने वाले, बेरोजगारों को रोजगार खाने वाले। ठीक है आरपी राजन जी, राखी जी 10 सेकंड लीजिए। उत्तर प्रदेश में 23 भर्ती योगी आदित्यनाथ जी निकालते हैं, 23 भर्ती, उनमें से 19 भर्तियों के पर्चे लीक हो जाते हैं और भर्तियां नहीं हो पाती हैं। 60 लाख युवा आवेदन करता है पुलिस 35,000 की भर्ती में, और उन्हीं जब युवाओं को भर्ती लीक होती है तो लाठी चलाने का काम ये करते हैं। तो कौन सा रोजगार दे दिया आपने? देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर इस देश के युवा बेरोजगार दिवस मनाते हैं। सर, ये सारी बातें मुझे लगता है पब्लिक डोमेन में किस तरह से विपक्ष ने रखी हैं, वो रख रहा है और आगे भी रखेगा अपने प्रचार के दौरान। मुझे लगता है वो चली जाएंगी। अब उसके बाद जनता को ये तय करना है कि वो किसको कितनी सीटें देते हैं। तो मुझे लगता है इन बातों को ठीक है आपने रखा, अब ये पब्लिक डोमेन में उतने प्रभाव से पहुंचाइए। वही मैंने पहले भी कहा, वही मैं अभी भी बोल रही हूँ। आजाद शम्सी जी को समय हो गया, बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा। देखिए, ये जब अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रहे हैं, जब अपने गठबंधन दल के नेताओं को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो जनता की क्या जिम्मेदारी लेंगे? इनको तो कुछ समझना चाहिए। हताशा और निराशा इनके चेहरे पर साफ दिख रही है। क्षेत्रीय पार्टियां 2-4 एक मिनट बोलने का काम न करिए, आपसे ज्यादा बोल सकता हूँ, आप चुपचाप सुनिए। ये 2-4 सीटें लाने वाले देश के प्रधानमंत्री बनने के साथ देख रहे हैं। एक मिनट आप बोले थे, आपका नाम आरपी राजन जी प्लीज, समय हो गया, उन्हें बोलने दीजिए प्लीज। समाजवादी पार्टी के गुंडागर्दी यही चरित्र है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं का, समाजवादी पार्टी के नेताओं का यही चरित्र है, यही चरित्र है। आरपी राजन जी, आपके बीच में वो नहीं बोले थे, उनकी बात को पूरी हो जाने दीजिए। ऐसे थोड़ी होता है, भरपूर समय तो दिया सर, इतना समय नहीं होता बोलने का। गलत बयानबाजी नहीं, सवालों के जवाब दीजिए। देश का प्रधानमंत्री क्या मनपुर पे बोला क्या? आरपी राजन जी प्लीज। बेरोजगारी पे बोला क्या? किसानों की हत्या पे बोला क्या? एक शब्द नहीं, एक सवाल नहीं, आप बताइए। अगली बार आपके साथ भी ऐसे ही होगा सर, फिर मुझे ब्लेम मत कीजिएगा कि राखी जी आपने रोका नहीं। फिर किसी चर्चा में मिल जाएंगे आपको वो। आजाद शम्सी जी, मेरी मजबूरी है, मुझे इस चर्चा को रोकना होगा क्योंकि समय हो गया है। आजाद शम्सी जी, नहीं ठीक है, आप चुप ही नहीं हो रहे ना सर, समय चला जाएगा, वो कहां से बोल पाएंगे?
इनका चरित्र देखिए, समाजवादी पार्टी का गुंडा चरित्र हर जगह दिखता है, और इन्होंने अपना फिर दिखलाया, वही रूप इनका दिख रहा है। हम तो बहुत सहजता से बोल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के इन्होंने जितना मुद्दा गिनाया, इनसे सिर्फ एक सवाल है कि क्या किसी एक मुद्दे को लेकर इन्होंने सड़कों पर उतरने की कोशिश की? क्या जनता का इनको साथ मिला? जनता ने इनके साथ उतरने की कोशिश की? वही बात है आजाद शम्सी जी, इसीलिए मैंने उनसे कहा कि वो जितनी बातें जिस प्रभाव से यहाँ रख रहे हैं उसको पब्लिक डोमेन में जाके बताना पड़ेगा, और यही करेंगे तो चीजें मुझे लगता है एक नतीजा हमें देखने को मिलेगा। नहीं तो फिर सबको पता है कि क्या होगा। समय हो गया है, मुझे रोकना होगा इस चर्चा को। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आरपी राजन जी बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। खैर ठीक है, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, बीजेपी का जो विनिंग प्लान है उनका कैसे फोकस है, वो क्या टोलियां बना रहे हैं, ये सारी चीजें क्लियर हैं। विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे बताने के लिए तो हैं, लेकिन क्या आप उस तरीके से उस स्ट्रेटेजी के साथ जनता के बीच हैं, ये एक बड़ा सवाल है। नहीं भी हैं तो अब कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ आरोप लगाने से कुछ भी नहीं होगा। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।